लोगों ने जो ऑप्स है उसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर 9 डिस्कस करना है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं, लॉन्ग टर्म पे आपको आना चाहिए। एंड ये चैप्टर है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, और हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में स्पेसिफिकली हम प्री क्लम्शिया के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब मैं यहाँ पे बहुत एक ब्रॉडली सा बता देती हूँ कि व्हाट इज़ बेसिकली प्री क्लम्शिया। आगे जाके हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि अगर एक मदर का 20th वीक के बाद ब्लड प्रेशर रेज्ड होता है, पहले नहीं था, आफ्टर 20th वीक हम देख रहे हैं कि उसका ब्लड प्रेशर इज़ मोर देन 140/90। ये दो डिफरेंट सेपरेट ओकेजन्स पे हमने मेजर कर लिया है। और इस ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने के साथ साथ यूरिन के अंदर प्रोटीन यूरिया भी है विच इज़ मोर देन 0.3 ग्राम पर 24 आवर का सैंपल। तो अगर 20th वीक के बाद ब्लड प्रेशर ज़्यादा है एसोसिएटेड विद प्रोटीन यूरिया, तो इसको प्री क्लम्शिया कहते हैं। और इसी प्री क्लम्शिया में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि मदर जो है वो फिट थ्रो करेगी। अगर उसने फिट थ्रो किया, उसको झटका लगा, सीजर आए, तो उसको क्लम्शिया कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है। इमीडिएटली हमें पेशेंट का सी सेक्शन करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली हाइपरटेंशन ओनली। जब प्रोटीन यूरिया आएगा तो वो प्री क्लम्शिया है, जब फिट्स आएंगे तो वो क्लम्शिया है। ये सारी चीज़ जो है इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ज़रा गन को रेस कर देते हैं। तो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ये जो प्रेगनेंसी के हैं, इसमें सारा मेन फोकस हमारा प्री क्लम्शिया पे है। क्लम्शिया का थोड़ा सा बता दूंगी, बाकी क्लम्शिया की जो डिटेल है वो आगे जाके हमारे पास एक सेपरेट चैप्टर भी मौजूद है। ठीक है, अब मोस्टली इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। यही बात करेंगे कि व्हाट इज़ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, व्हाट इज़ प्री क्लम्शिया, व्हाट इज़ क्रॉनिक या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हाइपरटेंशन की क्लासिफिकेशन देखेंगे, यही वाली क्लासिफिकेशन है, प्लस हमने इसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरीज पे रखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन ब्लड प्रेशर की फाइंडिंग। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी वुमेन जो हैं वो रिस्क पे होती है फॉर डेवलपिंग दीज हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इंक्लूडिंग प्री क्लम्शिया। प्री क्लम्शिया की फिर डिटेल में पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, क्लिनिकल साइन सिम्टम ट्रीटमेंट देखेंगे, और फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जो कि प्री क्लम्शिया का ही एक वेल नॉन साइड इफेक्ट है। सो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे तो उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में, ये बताया हुआ है कि ऑल्दो कि ये जो हाइपरटेंशन वाला प्रॉब्लम है ये प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तकरीबन हर 10 में से एक वुमेन जो है उसका ब्लड प्रेशर ज़रूर रेज्ड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर इवन नियर टर्म। लेकिन मोस्टली ये जो ब्लड प्रेशर रेज्ड होना है ये बिनाइन है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, मोस्टली ये बिनाइन ही है। और जब ये बिनाइन है तो इसको हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी ऐसी हाइपरटेंशन जो सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुई है और आफ्टर प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है और इसके कोई एडवर्स आउटकम भी बच्चे के ऊपर नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो 1/3% वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनमें यही हाइपरटेंशन आगे फर्दर लेड करती है टू प्री क्लम्शिया। व्हाट इज़ प्री क्लम्शिया मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 20th वीक के बाद रेज बीपी प्लस आपका मोर देन जो है वो 140/90 ब्लड प्रेशर होगा एंड साथ में प्रोटीन यूरिया होगा, उसको प्री क्लम्शिया कहते हैं। ठीक है, सो 1/3 में पे जो है वो प्री क्लम्शिया हो जाता है। और WHO ने बताया है कि प्री क्लम्शिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, ये एक लीडिंग कॉज बन रहा है डेथ का फॉर मदर। और ग्लोबली उसने कहा कि तकरीबन हर साल 50,000 से लेके 70 या 75,000 वुमेंस की जो डेथ है वो प्री क्लम्शिया से हो रही है, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितना ज़्यादा लीडिंग कॉज डेथ का बनता जा रहा है। ना सिर्फ ये होता है बल्कि यही जो प्री क्लम्शिया है ये आगे जाके फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन करता है, और बच्चे की जब ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होती है तो उसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का जो रिस्क है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ कर जाता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि वो वुमेन जिनको ऑलरेडी ही बीपी के मसले हैं वो प्रेगनेंसी को इंटर कर रही हैं, और ऐसी वुमेन जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का मसला है तो प्रेगनेंसी में आके ये और ज़्यादा कंडीशन वर्सन करती है और उनका चांस गोइंग इनटू प्री क्लम्शिया एंड देन फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन एंड देन बहुत सारी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी का वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये एक उसने ओवरव्यू दिया हुआ है कि ऑल्दो ये कॉमन है और मोस्टली बिनाइन भी होती है, लेकिन अगर प्री क्लम्शिया में जा रहा है और मोस्टली वो प्री क्लम्शिया में जाती हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन के साथ प्रेगनेंसी करती हैं, तो उनके अंदर हम देखते हैं कि प्री क्लम्शिया देन फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देन मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। दूसरा जो लर्निंग आउटकम था वो था इसकी क्लासिफिकेशन समझना। सो क्लासिफिकेशन भी बहुत आसान सी की हुई है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अभी जल्दी से क्लासिफिकेशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन में वो बताता है कि बहुत सारी
बहुत सारे डिफरेंट जो हैं वो सिस्टम्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो है वन ऑफ द 3 कंडीशंस ये हैं। नंबर 1 ये कि हमारे पास होती है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, यानी ये वो फीमेल्स हैं जिनको पहले बीपी का कोई मसला नहीं था, ये बीपी का मसला इनको सिर्फ प्रेगनेंसी में हुआ है और इसको हम लोग जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये एक बिनाइन सी कंडीशन है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 2 बेटे, और नंबर 3 हम लोग इसको क्या भी कहते हैं, हम इसको कहते हैं नॉन प्रोटीन यूरिक हाइपरटेंशन, क्योंकि इसमें सिर्फ बीपी रेज्ड होता है लेकिन प्रोटीन यूरिया नहीं होता, इसीलिए हम इसको प्री क्लम्शिया नहीं कहते क्योंकि इसमें प्रोटीन यूरिया नहीं है। नंबर 2 जो है वो हमारे पास आता है प्रोटीन यूरिक हाइपरटेंशन। ये जो प्रोटीन यूरिक हाइपरटेंशन है इसका जो दूसरा नाम है, जब हमने कहा प्रोटीन यूरिया भी होगा और ब्लड प्रेशर भी रेज्ड होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, प्री इक्लम्शिया कहेंगे। और नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्या होती है, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक या प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन, यानी प्रेगनेंसी में आने से पहले ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हमने देखा तो इसका ब्लड प्रेशर जो है वो रेज था और ये काफ़ी रिस्क पे होती है कि ये आगे जाके प्री इक्लम्शिया में जा सकती हैं। तो एक ऐसी हाइपरटेंशन है जो पहले नहीं थी, सिर्फ प्रेगनेंसी में बीपी ज़्यादा है, प्रेगनेंसी में बीपी भी ज़्यादा है, साथ प्रोटीन यूरिया भी है, तो वो प्री इक्लम्शिया है। लेकिन अगर सिर्फ जो है वो पहले से ही आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो क्रॉनिक और प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन कहलाता है और विद टाइम ये प्रोटीन यूरिया अगर हुआ तो फिर ज़ाहिर है ये प्री इक्लम्शिया में जा सकता है, ठीक है। अब सबसे पहली वाली जो हम पढ़े हैं नॉन प्रोटीन यूरिक, या जिसको हम क्या भी कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, तो इसके बारे में क्या बताता है, इसके बारे में यही बताता है कि ये एक ऐसी हाइपरटेंशन है जो फॉर द फर्स्ट टाइम राइज होती है, मतलब पहले उसको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं था, फर्स्ट टाइम ही हुआ है तकरीबन इन द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। सो सेकेंड हाफ में ये राइज होता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि इसमें आपने याद रखना है कि प्रोटीन यूरिया नहीं होता, सिर्फ जो है वो क्या है, ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है और ये इतना कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं रखता, इसके लिए लेबिटालॉल देते हैं तो पेशेंट जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। इसके कोई हम इतने एडवर्स आउटकम्स जो हैं वो नहीं देखे, अनलेस और अनटिल जो है वो प्रोटीन यूरिया स्टार्ट ना हो तो एडवर्स आउटकम इसके इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हाउएवर इसमें भी 1/3 वुमेन जो हैं उनमें बाद में प्रोटीन यूरिया स्टार्ट होगा तो वो प्री इक्लम्शिया में जाएंगी और फिर ज़ाहिर है आउटकम बुरे हो सकते हैं। बट अगर सिर्फ ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, नॉन प्रोटीन यूरिक हाइपरटेंशन कहलाती है और वो इतनी डेंजरस नहीं है। वाइल अगर हम प्रोटीन यूरिया वाली हाइपरटेंशन की बात करेंगे तो वो कहता है कि ये वाली जो वुमेन है, या सॉरी जो प्री इक्लम्शिया वाली वुमेन है, वो हमने बता दिया है कि वो वाली होती हैं कि जिनको एक तो नंबर 1 हाइपरटेंशन होती है और नंबर 2 क्या हो रहा होता है, प्रोटीन यूरिया होता है मोर देन 0.3 ग्राम पर 24 आवर यूरिन सैंपल में, ठीक है। और अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे तो मोस्टली ये वही वुमेन है जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन का शिकार होती हैं, यानी कि उनको प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। और प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है, प्री एग्जिस्टिंग के बारे में यही है कि ये वो वुमेन है कि जब ये आपके पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती हैं फॉर बुकिंग स्कैन तो तब आप इनका ब्लड प्रेशर देखते हो तो वो तकरीबन 138/88 तक होता है। अब आप ये कहोगे कि मैम ये तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अच्छा, अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है हम कब कहते हैं कि ये हाई है या हाइपरटेंसिव है, अगर वो मोर देन 140/90 होगा, ठीक है, वैसे एग्री करते हो। बट इन प्रेगनेंसी ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेजोडाइलेशन हुई होती है, रेजिस्टेंस कम होती है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तकरीबन 120/80 इतना ही रहता है। लेकिन अगर किसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही 138 और 88 या 89 तक गया हुआ है तो ये भी कंपैरिजन में ऑलरेडी ही रेज्ड है, तो फिर हम कहेंगे कि इसको ऑलरेडी ही कोई क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, ठीक है। सो यही बताता है कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वुमेन आ रही है और उसका ब्लड प्रेशर इज़ 130/88, ऑल्दो ये हाइपरटेंशन नहीं है, लेकिन इसका ब्लड प्रेशर जो है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के कम होने के बावजूद इतना ज़्यादा है, इसलिए ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन का केस डिक्लेयर होगी और इन वुमेन को हम हाई रिस्क कहते हैं, ठीक है। और इनका फिर बड़ा क्लोज मॉनिटरिंग और फॉलोअप होता रहता है और यही मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो प्री इक्लम्शिया में एंड देन आगे इक्लम्शिया में भी जा सकती हैं और इवन जो है इनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे बेटे उसने एक छोटी सा जो टच है वो डिग्री को दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ हाइपरटेंशन से क्या मुराद है। इसमें हमने कहा कि माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है या सवेयर हो सकता है। सो इसके ऊपर उसने फाइंडिंग्स के बारे में बताया हुआ है कि अगर उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 140 to 149 सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक इज़ 90 to 99 तो वो माइल्ड कहलाएगा। अगर यही हम देखें कि हो जाएगा 150 से 159 एंड दिस वन इज़ 100 से लेके 109 तक, और इसी तरह यहाँ पे अगर मोर देन 160 एंड मोर देन 110 है तो फिर वो सवेयर की कैटेगरी में आएगा। सो यहाँ तक एक सिर्फ ओवरव्यू था और एक क्लासिफिकेशन
थी। आई होप कि क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गई है, उसमें कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। अब हमारा बेटे जो मेन टॉपिक है जो है बेसिकली प्री इक्लम्शिया, हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने प्री इक्लम्शिया की डेफिनेशन समझनी है। समटाइम MCQ सिंपली इसकी डेफिनेशन में से भी आ रहे होते हैं और हमसे वो भी पिक नहीं होते। सो प्री इक्लम्शिया है क्या? प्री इक्लम्शिया वो कह रहा है कि प्रेगनेंसी में होने वाली ऐसी कंडीशन है जो 2 to 3% प्रेगनेंसीज़ को क्या करती है, कॉम्प्लिकेट कर देती है। बहरहाल इसकी जो एग्जैक्ट इंसिडेंस है वो तो वेरी कर रहा होता है, लेकिन उन्होंने बताया कि एक स्टडी के मुताबिक UK के अंदर 2012 के अंदर जो प्री इक्लम्शिया से डेथ हुई हैं वो 9 डेथ्स थी, और ये रेट कम हो गया क्योंकि यही डेथ्स जब 2006 to 2008 में कैलकुलेट की गई तो वो 16 डेथ्स थी जो कि प्री इक्लम्शिया से हुई हैं। लेकिन अगर हम ग्लोबली बात करें तो तकरीबन 75,000 वुमेन ईयरली प्री इक्लम्शिया की वजह से डेड हैं, डाई कर रही हैं, मर रही हैं। इसका मतलब है ये काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस कंडीशन है। अब हम इसकी अगर डेफिनेशन को